शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं उस शैक्षणिक संस्थान की जो अक्सर विवादों में रहता है। हम बात कर रहे हैं जेएनयू की। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपत्तिजनक नारेबाजी का एक और वीडियो सामने आया है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी की गई और उसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक नारे लगे। ये वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। जेएनयू में फिर नफरती नारेबाजी। जेएनयू में फिर आपत्तिजनक बोर्ड। जेएनयू में आधी रात फिर बवाल। ये वीडियो मंगलवार देर रात का बताया जा रहा है। करीब 35 सेकंड के इस वीडियो में कुछ छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, जिसमें वो पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का भी नाम ले रहे हैं। जो नारे लगाए जा रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ छात्र घेरा बनाकर खड़े हैं। एसएफआई का साइन भी दिख रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी की गई। जानकारी के मुताबिक ये छात्र उनकी जमानत नामंजूर होने का विरोध कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये प्रदर्शन जेएनयू छात्र संघ की तरफ से आयोजित किया गया था। साबरमती हॉस्टल में ढाबे के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि छात्र संघ के पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी जेएनयू कैंपस के भीतर है और ये वही साबरमती हॉस्टल है जहां पर कल विवादास्पद नारे लगे थे। आपको बता दें कि 10:30 से 11 बजे के बीच का वो समय था जब यहां पर विवादास्पद नारे लगे। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के नारे यहां पर लगे हैं। पहले भी इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर फिलहाल साबरमती हॉस्टल भी लिखा हुआ है और पहले इस तरह के नारे जो है वो लग चुके हैं। और अभी भी कल जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट विरोध करने आए, जिसके बाद यहाँ पर ये नारे लगे। वीडियो की जांच की जा रही है। बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम जेएनयू पहुंची। इस बीच वीडियो सामने आने के बाद विवाद भड़काऊ नारों पर सियासी बवाल मच गया है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। वैसे जेएनयू में हर साल छात्र 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यह प्रदर्शन भी उसी से जुड़ा था। लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस तरह की नारेबाजी कहां तक जायज मानी जा सकती है? दिल्ली में तेजश्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नेपाल एक बार फिर सुलग उठा है। बात अब नेपाल की करने जा रहे हैं, जहां के बीरगंज शहर में बवाल मच गया। प्रशासन को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल ने फिलहाल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। ये तस्वीरें नेपाल के बीरगंज शहर की हैं। ये शहर भारत की सीमा के पास है। बीरगंज में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये कदम शनिवार को दक्षिणी धनुषा जिले में एक मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के बाद सांप्रदायिक तनाव को बिगड़ने से रोकने के लिए उठाया गया।
मस्जिद में तोड़फोड़ का वीडियो इंटरनेट पर आने के बाद नेपाल के मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने रविवार को वीरगंज में विरोध प्रदर्शन किया था। धनुषा जिले की कमला नगरपालिका सहित मध्य प्रांत के दूसरे हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि उनके देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। रविवार को प्रदर्शन तेज होने के बाद सोमवार को वीरगंज के कुछ क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के मेले, सार्वजनिक सभा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसबी ने बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर आम लोगों की आवाजाही पर रोक है। भारत नेपाल को जोड़ने वाले मैत्री पुल पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सहदेवा, महदेवा, पंटोका, सिवानटोला और मुशहरवा जैसे अन्य सीमा क्षेत्रों पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। हर नागरिक की गहन जांच हो रही है। सुरक्षा मजबूत करने के लिए डॉग स्क्वाड भी तैनात है। इस बीच वीरगंज और आसपास के इलाकों में बिगड़ते हालात के चलते नेपाल में काम करने वाले कई लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। नेपाल के धनुषा जिले से ये मामला उठा था, जबकि 2 मुस्लिम समुदाय के जो युवक थे उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर जो है सोशल मीडिया पर डाली और उसके बाद उस पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां किया, जिसे लेकर जो हिंदू समुदाय है वहाँ पे वो काफ़ी उत्तेजित हो गया, काफ़ी आक्रोशित हो गया। और उसके बाद उन्होंने न केवल उसके खिलाफ विरोध जुलूस निकाला, बल्कि उन्होंने वीरगंज के इलाके में, वीरगंज शहर में एक मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया, मस्जिद को आग के हवाले कर दिया और वहाँ जो कुरान शरीफ रखा था उसे जला दिया गया। इस घटना के बाद जो मुस्लिम समुदाय है वो भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, कम्युनल टेंशन की स्थिति है, यानी कि दोनों समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति आ गई। जो सेना है, नेपाल आर्मी जो है वो भी सड़कों पे उतर आई है, पुलिस भी सड़कों पे उतर के फ्लैग मार्च कर रही है और पूरे के पूरे वीरगंज के इलाके में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है और आसपास के जिले हैं वहाँ पर भी सतर्कता बरती जा रही है। जिन इलाकों में प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, वहाँ हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रभाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या। बांग्लादेश में कुछ ऐसी ही स्थिति है। हर बीतते दिन के साथ हालात बिगड़ रहे हैं। हिंदुओं के लिए जिंदगी नर्क जैसी होती जा रही है। एक महिला से गैंगरेप हुआ, अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी गईं। कट्टरता के जिस दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है वो हैरान करने वाला है। बांग्लादेश में फिर हिंदू की हत्या। 18 दिनों में 6 हिंदुओं का मर्डर। हिंदू महिला को पीटा, गैंग रेप किया। कब थमेगी हिंदुओं पर हिंसा? दिसंबर दीपू दास की हत्या। 24 दिसंबर अमृत मंडल की हत्या। 29 दिसंबर बजेंद्र विश्वास की हत्या। 3 जनवरी खोकोन दास की हत्या। 5 जनवरी राणा प्रताप की हत्या। 5 जनवरी मोनी चक्रवर्ती की हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सोमवार रात का है, जिसमें नरसिंदी जिले के पोलाश में एक हिंदू दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 5 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे चोर सिंदूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले मोनी चक्रवर्ती पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में मोनी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अब तक बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। मोनी चक्रवर्ती की हत्या से पहले 5 जनवरी के दिन ही पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और जशोर जिले के मनीरामपुर इलाके में सोमवार शाम करीब 6 बजे राणा प्रताप को बर्फ फैक्ट्री से बाहर बुलाकर पास की एक गली में ले गए। वहां कहासुनी के बाद सिर में कई गोलियां मारी गई। हत्या के ये दोनों मामले एक ही दिन में हुए हैं।
बीते 18 दिनों में अब तक 6 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक और दिल दहला देने वाली घटना बांग्लादेश के झेनाइदह जिले के कालीगंज में हुई। शनिवार रात एक हिंदू महिला के साथ गैंग रेप किया गया। आरोप है कि 2 आरोपियों ने महिला के साथ बर्बरता की, उसे प्रताड़ित किया और फिर उसके बाल काट दिए। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस शिकायत में पीड़िता ने बताया कि रेप के बाद आरोपियों ने महिला को घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी, उसे एक पेड़ से बांध दिया, उसके बाल काट दिए। इस घटना का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दिया। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास की भी मौत हो गई थी। अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया था और उन्हें आग के हवाले कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से झुलसे खोकन दास किसी तरह पास के तालाब में कूद गए, जिससे आग बुझ सकी, लेकिन उनका चेहरा और सिर बुरी तरह झुलस गया था। स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, बाद में हालत बिगड़ने पर ढाका रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। खोकन दास अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का छोटा कारोबार चलाते थे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। सबसे पहले 18 दिसंबर को दीपू दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने उसे पीट कर मार डाला और फिर उसके शव को लटकाकर जला दिया। उसके बाद अमृत मंडल बजेंद्र विश्वास की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। 23 दिसंबर को चट्टग्राम में अज्ञात लोगों ने कतर के प्रवासी कामगारों सुख शील और अनिल शील के घर में आग लगा दी थी। किसी तरह घर में मौजूद लोग इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। लगातार हो रही इन हत्याओं ने बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया है। हिंदू समुदाय में भय का माहौल है और लोग सरकार से सुरक्षा की ठोस व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल इन मामलों में पुलिस जांच जारी है, लेकिन अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के फरीदाबाद में तनाव का माहौल है। यहाँ 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। यहाँ के लोगों का कहना है कि नशा तस्करी का विरोध करने पर नशा तस्करों ने पत्थरबाजी की, जिसके चलते कुछ लोगों को चोटें भी आईं। फरीदाबाद में तनाव, आपस में भिड़े 2 गुट, जमकर हुई पत्थरबाजी। ये तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद की हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पत्थरबाजी हो रही है। 2 गुट जब आपस में भिड़े तो यहाँ सड़कों पर ऐसे हालात नजर आए। पत्थरबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच रात के वक्त गली में गाली गलौज हुई थी और ये विवाद सुबह तक बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोनों पक्षों के लोग सुबह सड़क पर आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। हालांकि इस मामले में पुलिस को किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि दोनों गुटों में, दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई है। वही है जगह है जिस तरीके आप देख सकते हैं। सामने आपको पत्थर दिखाई देंगे कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी इतनी तेज़ थी कि लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विवाद यहाँ पर हुआ था, किस कारण हुआ है, अभी इस बारे को पता नहीं चल पाया किस कारण ये विवाद हुआ है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग रात को नशे से जुड़े सामान बेचते हैं और जब भी स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो ये लोग हावी हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि नशा तस्करी का विरोध करने पर नशा तस्करों ने पत्थरबाजी की, जिसके चलते कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। ये तस्कर हैं, जो इनका विरोध करता है उसी के ऊपर ये पथराव कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने विरोध किया तो पथराव? हाँ, हमने विरोध किया तो पथराव का विरोध किया था आप लोगों ने? वो गांजा चरस अफीम बेचते थे हमारी गली का आके खड़े होकर। तो यहीं पे खुलेआम बेच रहे हैं? खुलेआम बेचते हैं रात को। रात को हाँ। चोट वगैरह भी आई अंकल? एक लड़की को, हमारी बच्ची को चोट आई है ऊपर। अफीम बेचे हैं, चरस बेचे हैं, गांजा बेचे हैं, स्मैक बेचे हैं। अच्छा हाँ, इन सब मना करो तो ये इसी चीज में कहता है। तो ये पत्थर किसने बरसाए थे? उन्हीं ने बरसाए, मना करी तो उन्हीं ने बरसाए।
हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। झगड़े का क्या रीजन है उसके पता लगाया जा रहा है। जैसे कोई पता लगता है आपको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आगामी कार्रवाई होने के लिए। सर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नशा बिकता है जिसका विरोध किया था। भाई अभी पुलिस के संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या बात है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। जैसे कुछ पता लगता है उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद माना जा रहा है कि पुलिस मामला दर्ज कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां लगातार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। मंगलवार को भी यहां बुलडोजर गरजा, तालाब की जमीन पर बनाए गए मकान गिराए गए। कानून का डर इतना है कि लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण तोड़ने लगे हैं। संभल में फिर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण अतिक्रमण पर प्रहार। तस्वीरें संभल के राया बुजुर्ग गांव की हैं, जहां अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 3 मकानों के लिए ये बुलडोजर आया, लेकिन ये देखा गया कि लोग खुद ही हथौड़े और दूसरे औजार लेकर अवैध निर्माण को तोड़ने में लग गए थे। ये तस्वीर देखिए, जो मकान मालिक हैं जो मजदूरों को लगा करके बुलडोजर की कार्रवाई के डर से वो यहाँ पर मकानों को हथौड़ा चला करके अवैध मकान का निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। सुरक्षा की बात की जाए, तमाम सुरक्षा को लेकर के तमाम जो संभल के पुलिस फोर्स, कई थानों का पुलिस फोर्स लगा दिया गया। तो तमाम जहाँ पर प्रशासन मौजूद है, जो मजदूर हैं जो अवैध निर्माण कर लिया था, जो सरकारी जमीन में जो तमाम ऐसे जो दीवार लगा दी थी, उन दीवारों को खुद अपने हाथों से मजदूर लगा करके हथौड़ा चला करके ये मजदूर लगा करके अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया गया है। ये कार्रवाई राया बुजुर्ग गांव में की गई। बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से घर बना लिए थे। कुल 3 मकान ऐसे पाए गए। तीनों मकानों को तहसील प्रशासन पहले ही नोटिस थमा चुका था। अब समय सीमा बीत जाने के बाद अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी गई। रावा बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर 3 अवैध मकान बनाकर निर्माण कर लिया गया था, जहां पर संभल प्रशासन के द्वारा इन्हें पहले नोटिस दिया गया था कि जो अवैध निर्माण है उसको हटा लिया जाए, लेकिन इन लोगों ने निर्माण नहीं हटाया। तो आज संभल प्रशासन के द्वारा पीला पंजा चलाकर इन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरह से जो संभल प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर जो बुलडोजर के द्वारा इन मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो बुलडोजर आने से पहले ही जो मकान स्वामी है वो खुद मजदूरों को लगाकर हथौड़ा चलाकर इन्हें अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो संभल के प्रशासन है उन्होंने बताया कि पहले इनको नोटिस दिया गया था और करीब काफी समय दिया गया था। नोटिस के जवाब न देने पर और समय से अवैध निर्माण न हटाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। वैसे इसी गांव में कब्जा कर बनाई गई एक मस्जिद को रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ा गया था। अधिकारियों के मुताबिक ये मस्जिद तालाब की जमीन पर अवैध तौर पर बनाई गई थी और अक्टूबर में मस्जिद इंतजामिया कमेटी को अवैध निर्माण हटाने को कहा गया था, लेकिन तय समय में निर्माण नहीं हटा तो प्रशासन को इसे गिराना पड़ा। इसी गांव में 2 अक्टूबर को तालाब की जमीन पर बने एक बारात घर को भी ध्वस्त किया गया था। 6 जनवरी राया बुजुर्ग 3 घर तोड़े गए। 4 जनवरी राया बुजुर्ग अवैध मस्जिद गिराई गई। 4 जनवरी हाजीपुर अवैध मदरसा दुकानों पर कार्रवाई। 4 जनवरी सलेमपुर गांव वालों ने खुद अवैध मस्जिद गिराई। पिछले 3 दिनों में संभल में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। जिस जगह कई साल से अतिक्रमण था अब वहां जमीन साफ कराई गई है। संभल से सत्यपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। साल 2026 में अब तक देश की राजधानी दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब किसी की हत्या न हुई हो, गोलियां न चली हो। पिछले 2 दिन में ही 5 लोगों का कत्ल हो गया है दिल्ली में। 31 दिसंबर से अब तक 12 लोगों की हत्या हो चुकी है। लक्ष्मी नगर में ट्रिपल मर्डर।
वेलकम में चाकू मारकर हत्या, त्रिलोकपुरी में पीट पीट कर हत्या, दिल्ली में बढ़ता क्राइम। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 3 से 4 दिनों में अपराध के कई मामले सामने आ चुके हैं। एक ही दिन में मर्डर की 2 से 3 घटनाएं सामने आ रही हैं। क्राइम की इन वारदातों से दिल्ली में सनसनी फैल गई है। मेरे बच्चे को बेवजह मार दिया उन्होंने, बेवजह मारा मेरे बच्चे को। ये उस माँ के आंसू हैं जिसने अपने बच्चे को खो दिया है। 5 जनवरी की शाम करीब 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक के साथ भीड़ ने मारपीट की है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो 11वीं का छात्र था। उसे जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरा बच्चा तो चाहिए नहीं, मुझे पता है वो नहीं मिलेगा मेरे को। अब मैं जानती हूँ बहुत अच्छी से मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इंसाफ तो मिल जाएगा। मेरे बच्चे को बेवजह मार दिया उन्होंने, बेवजह मारा मेरे बच्चे को। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि मृतक का एक लड़के से पहले से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन जब मोहित अपने दोस्तों के साथ त्रिलोकपुरी इलाके में मौजूद था, तभी लड़कों के एक ग्रुप से उसकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि कई लड़कों ने मोहित को घेर लिया और उस पर लगातार लात घूंसे बरसाई। जमीन पर गिरने के बाद भी उसे बेरहमी से पीटा गया। बीच बचाव करने आए एक और लड़के के साथ भी मारपीट की गई। गमशुदा जो परिवार है उसके पास मौजूद है। ये देखें, परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त उस बच्चे की जो दादी हैं वो भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? कमला। अच्छा कमला जी, ये बताइए कि कल शाम क्या हुआ? उसको बस चुपचाप से उसको बुला के ले गए लड़के कल। कौन लोग बुला कर ले गए? ये पड़ोसी के थे 4-5 लड़के उसके। जो बच्चे को बुला के ले गए आपके, वो दोस्त थे, जानने वाले थे? दोस्त जानने वाले थे। जो दोस्त कब से जानते थे? कितने पहले से? काफी साल से। जब से कोई वो पढ़ रहा है। कब पहले से कोई रंजिश थी, कोई झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर हुआ हो शायद आपको पता नहीं हो। में हुआ हो तो पता नहीं, कह नहीं सकते। दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, दोनों बच्चे मेरे वो जो ले गए वो भी पढ़ते हैं, उनमें से कुछ लड़के, और मेरे बड़ा लड़का भी उसी में ही पढ़ा है। कोई ऐसी बात नहीं। मारपीट के दौरान मोहित बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वारदात में शामिल सभी 6 आरोपी नाबालिग हैं और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के वेलकम इलाके में 18 साल के 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मेरा भैया के चाकू लग गया, बहुत तेज भागते हुए गाड़ी गली में से निकलते गिर गया, मेरे सर में भी चोट लग गई। मेरा भाई जानकारी क्या मिली थी बड़े भाई? ये जानकारी मिले हमारे भाई के चाकू लग गए, किसी ने चाकू मार दिया, तो हम निकल लेते गली में से, गली में वही गिर गए। हम स्कूटी लेके बहुत अपनी में निकले थे। जानकारी मिल पाई है कौन मारने वाला क्या है? ये नहीं पता, मैं गोले मारने वाला, हमारे भाई बताया गोले मारने वाला। कितने लोगों के लगे? ये हमारे मतलब 2 जनों के सुनने मारी है अरमान के, और उसके सुनने मारी अरमान की डेथ हो गई। का गुंडों ने चक्को मारे, प्रशासन कुछ नहीं देखता ना कुछ करता। बड़े गुंडों को नहीं उठाता, छोटे मोटे छोड़ दे और झगड़ा करवा दे। इसकी चाकू मारे क्या नाम था? अली नाम था, अरमान था। अरमान की डांट होगी, ऐसा सीरियस बता रहे, ऐसा दूसरा अस्पताल में ले जा रहे। ना कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं, अच्छा है आदमी। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि चाकूबाजी की घटना किसी विवाद के बाद घटी। ये जाफराबाद का मेट्रो स्टेशन है और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर अगर आप देखें तो ये एक पार्क पड़ता है।
पीली मिट्टी का पार्क जिसे बोलते हैं, और इसी पार्क के पास रात के तकरीबन 10:05 पर एक पहली PCR कॉल जो है वो दिल्ली पुलिस को जाती है कि यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसके अंदर अगर आप देखें तो 2 लोगों पे जो है जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक शख्स की जो है मौके पे ही मौत हो गई और दूसरे को गंभीर रूप से एक नज़दीकी अस्पताल में जो है दाखिल कराया गया। कि देर रात जो है दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक की टीम, क्राइम की टीम यहाँ पर मौजूद थी और उसने पूरे जो इलाका से, यहाँ इस जगह से अगर आप कह लें तो साक्ष्य को जो है जुटाए हैं। यहाँ देखें आप, खून के जो धब्बे हैं, निशान जो है वो भी यहाँ पर इस वक्त पड़े हुए हैं, लेकिन वो किस वजह से यहाँ पर आए थे, इन वजहों का जो है अभी तक पुलिस को सुराग जो है वो नहीं मिल पाया। इलाके में मौजूद गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और उनकी तलाश जारी है। इससे पहले एक और सनसनीखेज वारदात दिल्ली में हुई। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक बेटे ने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा सीधे थाने पहुंचा। उसने पुलिसकर्मी से जो कहा उसे सुनकर उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कबूल किया कि उसने अपनी मां, अपने सगे भाई और अपनी बहन की हत्या कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते गुस्सा जुनून में बदल गया और आरोपी ने धारदार हथियार से एक-एक कर तीनों की जान ले ली। पड़ोसियों की माने तो परिवार में पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा था, लेकिन अंजाम इतना बुरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और आइए अब बात करते हैं ईरान की, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार धमकियां दे रहे हैं। ये माना जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद ईरान का नंबर हो सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ईरान छोड़कर जा सकते हैं। अमेरिका का प्लान, अगला नंबर ईरान। ट्रंप की रणनीति, क्या जाएंगे खामनेई? अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है, ये दशकों पुरानी है। नेता बदलते गए, दुश्मनी वैसी की वैसी ही रही। इस दुश्मनी का एक नया चैप्टर पिछले साल लिखा गया, जब अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान में घुसकर उसके परमाणु सुविधाओं पर हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी में अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला किया। दोनों देश लगातार एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। अब ये हालात और खराब होते जा रहे हैं। वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया, उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका का अगला टारगेट ईरान हो सकता है। इस बीच ईरान में खामनेई के लिए बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं सरकार विरोधी प्रदर्शन। गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर तेहरान से शुरू हुए ये प्रदर्शन देखते ही देखते कई शहरों में फैल गए। नारेबाजी, तोड़फोड़ के बाद हिंसा हुई, लोग मारे जाने लगे। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक अब तक करीब 35 लोग मारे जा चुके हैं। 1200 से ज्यादा को हिरासत में लिया जा चुका है। ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। ट्रंप कह चुके हैं कि वो लॉक्ड एंड लोडेड हैं, ईरान के लिए तैयार हैं। ईरान भी कहां चुप रहने वाला था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी कह चुके हैं कि इजराइल और अमेरिका प्रदर्शनों को भड़का रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, ट्रंप को पता होना चाहिए कि अमेरिका का घरेलू मामलों में दखल पूरे इलाके में अराजकता लाएगा और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका को अपने सैनिकों की चिंता करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अली शामखानी ने चेतावनी दी, कोई भी हस्तक्षेप करने वाला हाथ जो ईरान की सुरक्षा के करीब आएगा उसे काट दिया जाएगा। ईरान में महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ खामनेई सरकार के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से भारी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
इस बीच ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुले तौर पर धन्यवाद दिया है। रजा ने एक्स पर ट्रंप के लिए लिखा है कि आपने इस्लामिक रिपब्लिक के आपराधिक नेताओं को जो चेतावनी दी है उससे हमारे लोगों को ज्यादा ताकत और उम्मीद मिली है। ये उम्मीद कि आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स का कोई राष्ट्रपति मजबूती से उनके साथ खड़ा है। रजा पहलवी ने अपने पोस्ट में कहा कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और मुझे एक जिम्मेदारी और एक संदेश के साथ भेज रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच वैसे रिश्ते फिर से कायम करना जो कभी थे और जिसने मिडिल ईस्ट में शांति और खुशहाली लाई थी। पहलवी ने अपनी पोस्ट में कहा कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक शासन गिर जाता है तो उनके पास स्थिर बदलाव के लिए एक प्लान है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने लोगों का समर्थन प्राप्त है, यानी ईरान के बाहर से भी खामनेई के विरोध में काम किया जा रहा है। तो क्या अमेरिका और विरोधियों के बीच घिर जाएंगे खामनेई? इन सवालों के बीच एक और सवाल ये भी है कि क्या ईरान छोड़कर जाएंगे खामनेई? पश्चिम मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि 86 साल के खामनेई ईरान छोड़ने की योजना बना चुके हैं। दावा किया गया है कि खामनेई इसे लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि खामनेई 20 लोगों के दल के साथ रूस जा सकते हैं। 86 वर्षीय खामनेई और उनके बेटे मुस्तबा समेत उनके 20 करीबी शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि खामनेई ने विदेशी संपत्तियों को सुरक्षित कर लिया है। इन सब के बीच ईरान से ही तस्वीरें आ रही हैं जिनमें खामनेई के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है, यानी खामनेई के समर्थक भी सड़कों पर हैं। खामनेई के देश छोड़कर जाने की अटकलें तब भी लगी थीं जब इजराइल और अमेरिका ने उस पर हमला किया था, लेकिन खामनेई कहीं नहीं गए, बल्कि ईरान ने अपने पलटवार से सबको चौंका दिया था। देखना यह है कि इस बार क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के पास सोमवार रात भारी गोलीबारी से हड़कंप मच गया। काफी देर तक गोलियों की आवाज सुनाई दी गई। ड्रोन महल के ऊपर मंडराने लगे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और हवा में फायरिंग की। ये घटना पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और डेल्सी रोड्रिगेज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने के ठीक बाद हुई। काराकास में दहशत की वो रात। राष्ट्रपति भवन के पास जबरदस्त गोलीबारी हुई। आसमान में अज्ञात ड्रोन्स नजर आए। काराकास में सेना की पेट्रोलिंग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोलीबारी से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। वेनेजुएला एक बार फिर दहला। आसमान में अज्ञात ड्रोन्स नजर आए। राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी हुई, जिसकी वजह से लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। आसमान में अज्ञात ड्रोन्स देखिए किस तरह से नजर आए। राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी हुई। काराकास में दहशत की उस रात की ये तस्वीरें। और आइए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की, जो 40 से ज्यादा दिन के सफर को तय करके बिहार के केसरिया पहुंच गया है। इस शिवलिंग को देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है और इंतजार है इस शिवलिंग के स्थापित होने का। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, 40 दिन और 2500 किलोमीटर की यात्रा। बिहार के केसरिया पहुंचा शिवलिंग। 17 जनवरी को होगा स्थापित। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कल रात बिहार के केसरिया में कौठलिया गांव पहुंच गया। यहां विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे महावीर न्याय ट्रस्ट बना रहा है। आप जो शिवलिंग देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो लगभग 42 दिनों की यात्रा करके तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार पहुंचा है और उत्तर प्रदेश से होते हुए ये गोपालगंज आया और कल रात ये केसरिया पहुंचा है। और ये उसी कैंपस में शिवलिंग को इस वक्त रखा गया है जहां पर विराट रामायण मंदिर बनना है। और ये प्रोजेक्ट लगभग साल 2027 तक इसे पूरा करना है। और 33 फीट लंबा ये शिवलिंग है। ग्रेनाइट के पत्थर से इसे बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर तमाम जो यहाँ आसपास के जो इलाके के रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। 23 नवंबर को यह शिवलिंग तमिलनाडु से निकला था और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के गोपालगंज के बाद केसरिया पहुंचा है। इस शिवलिंग को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
लोग इस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और उनका कहना है कि विराट रामायण मंदिर बनने से इस पूरे क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से होगा। विश्व का सबसे, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी 270 फीट लंबा ये शिवलिंग शिवालय यहाँ स्थापना हुआ है और हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं इस एरिया के कि इतनी बड़ी खुशहाली मिली है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ ये सब आया है। इससे लगता है डेवलपमेंट इस पूरे इलाके में हाँ होगा ही, ये भी गांव बड़ा से बड़ा शहर बनेगा। आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की खासियत क्या है। इसकी ऊंचाई करीब 33 फीट है। इसका वजन है लगभग 210 टन। ये शिवलिंग एक ही पत्थर ग्रेनाइट से बना है। 210 मेट्रिक टन के ग्रेनाइट पत्थर से इस शिवलिंग को बनाया गया है और ये एक समूचा पत्थर है। इस पूरे पत्थर पर है आकृति बनाई गई है, भगवान शिव की जो शिवलिंग की तस्वीर है उकेरी गई है। इन पत्थरों पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पत्थर जो है ये बिल्कुल एक पत्थर है और उसी पत्थर में इस पूरे शिवलिंग की आकृति को तराशा गया है और 33 फीट लंबा ये ग्रेनाइट का पत्थर है जिसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया। लगभग 42 दिन का वक्त इस शिवलिंग को लाने में, तमिलनाडु से बिहार लाने में लगा है। और ये देखिए इस तरह के जो चक्के हैं, लगभग 94 चक्के हैं इस पूरी ट्रक में और इस ट्रक को जो ड्राइवर है वो 42 दिन ट्रैवल करके तमिलनाडु से बिहार लाते हैं। मंदिर के प्रोजेक्ट मैनेजर जैनेंद्र कुमार ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि ये पूरा कैंपस 120 एकड़ में फैला है। लगभग 500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है। कुल वजन 210 टन है शिवलिंग का और हाइट 33 फीट है, लेकिन जब यहाँ स्थापित करेंगे तो जमीन से टोटल हाइट 56 फीट होगा। यानी ये गुंबद 56 फीट की हो जाएगी। हाँ, 56 फीट का टॉप, शिवलिंग का टॉप 56 फीट होगा और जो जल चढ़ाएंगे ना वो सेकंड फ्लोर पे चढ़ के जल चढ़ाएंगे। तो दूसरे फ्लोर से, दूसरे मंजिल से। हाँ, इस शिवलिंग को 17 जनवरी को गुंबद में स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद इसकी कुल लंबाई 56 फीट हो जाएगी और दूसरे फ्लोर से लोग इस पे जल अर्पित करेंगे। रमन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया के आज के सफर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।